से बचने के लिए आसाराम का नया दाव, समधी की मौत का दिया हवाला, मांगी 15 दिन की मोहलत, गिरफ्तारी के लिए पहुंच सकती है जोधपुर पुलिस। शिकंजे में 230 बेगुनाहों का मुजरिम यासीन भटकल अब से थोड़ी देर में विशेष विमान से लाया जाएगा दिल्ली। शिंदे बोले अब रडार पर दाऊद और हाफिज सईद। भटकल से पूछताछ के लिए कतार में 12 राज्यों की पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस आएगी दिल्ली, हैदराबाद और सूरत पुलिस के साथ यूपी एटीएस भी मांगेगी रिमांड। बॉर्डर पर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने ढेर किए हिजबुल के 5 आतंकी, भारी असला भी बरामद। देश के आर्थिक हालात पर आज संसद में बयान देंगे पीएम, कल माना था मुश्किल दौर में है अर्थव्यवस्था, आरबीआई गवर्नर की नजर में गवर्नेंस के मुद्दे आ रहे हैं आड़े। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास, किसानों को जमीन के बदले ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान, जमीन लेने के लिए 70 से 80% की रजामंदी जरूरी, अब गेंद राज्यसभा के पाले में। Ayes have it, the motion is adopted and the bill as amended is passed. आईएएस दुर्गा शक्ति मामले में और होगी जांच, यूपी सरकार का फरमान, दुर्गा के जवाब से संतुष्ट नहीं है सरकार। अंतरिक्ष में इंडियन नेवी की छलांग, देश का पहला डिफेंस सैटेलाइट GSAT-7 फ्रेंच गयाना से किया गया लॉन्च, 655 करोड़ रुपए खर्च करके भारत खड़ा हुआ अमेरिका, रूस, चाइना की कतार में। मुक्के पर उठी उंगली, पटियाला में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग ट्रायल में सिलेक्टर्स पर गाड़ियां और पैसे लेकर सिलेक्शन करने के इल्जाम। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया कमाल, ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने इंग्लैंड के खिलाफ 63 गेंदों में ठोके 156 रन, 14 छक्के भी जड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन की शुरुआत आतंकी यासीन भटकल के लेकर हो रहे बड़े खुलासों से। यासीन भटकल भारत में बड़े धमाकों की तैयारी में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में त्योहारों के दौरान धमाकों का मंसूबा बना रहा था यासीन भटकल, और इसी इरादे से आया था वो नेपाल, जहां बॉर्डर पर बुधवार को उसे गिरफ्तार किया गया। त्योहारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के दौरान भटकल अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों की योजना कसाब की फांसी के बदले के तौर पर की जा रही थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बोधगया के नाकाम धमाकों से आईएसआई यासीन भटकल से नाखुश थी, इसीलिए उसे फिर से नया टारगेट सौंपा गया था। बोधगया में 9 धमाके तो किए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। तो एक बड़ी योजना के तहत यासीन भटकल भारत आने वाला था, नेपाल से उसे गिरफ्तार किया गया था, और ये जो धमाके करने की योजना थी, इन्हें आतंकी कसाब की फांसी के बदले के तौर पर प्लान किया गया था। तो 40 से ज्यादा बड़े धमाकों के आरोपी यासीन भटकल को आज दोपहर तक दिल्ली लाया जा सकता है। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद बिहार की मोतिहारी कोर्ट ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। उधर देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, अब हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। सैयद अहमद जरार सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल, आतंक का दूसरा नाम, टुंडा के बाद बम बनाने की दूसरी सबसे बड़ी मशीन, अब पुलिस की गिरफ्त में है। सुरक्षा एजेंसियों को 40 से ज्यादा बम धमाकों के मास्टरमाइंड यासीन भटकल की कई सालों से तलाश थी, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल हर बार पुलिस को चकमा दे जाता था। आखिरकार तलाश खत्म हुई। बुधवार के रोज यासीन भटकल को भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। देश के राज्यों की पुलिस को तलाश थी आतंकवादी यासीन भटकल की। आईबी लंबे समय से इस पर निगाहें गड़ाई हुई थी। क्लू दिल्ली पुलिस ने दिया।
इसके बाद आईबी और बिहार पुलिस ने मिलकर यासीन भटकल को दबोच लिया। देश के गृह मंत्री ने कहा कि भटकल की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी है। यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है और अभी बिहार पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। यासीन भटकल की फाइनल घेराबंदी तब शुरू हुई जब दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ा, जमाली और गफूर। इन दोनों ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इंडियन मुजाहिदीन का सरगना डॉक्टर इमरान को बताया। दिल्ली पुलिस के लिए डॉक्टर इमरान नया नाम था। पुलिस ने जमाली और गफूर को यासीन भटकल का फोटो दिखाया। दोनों आतंकियों के जवाब से दिल्ली पुलिस दंग रह गई। जमाली और गफूर ने बताया कि यही है डॉक्टर इमरान। यहीं से राज खुला कि डॉक्टर इमरान के नाम से यासीन भटकल बिहार से ही ऑपरेट करता है। दरभंगा उसके लिए इसलिए भी सुरक्षित था कि वहां से नेपाल करीब है और जब भी सुरक्षा एजेंसियां अपनी दबिश बढ़ाती वो नेपाल भाग जाता था। अब सुरक्षा एजेंसियां ये जानने की कोशिश में लगी हुई हैं कि इन इलाकों में यासीन भटकल का मददगार कौन कौन से लोग थे। दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को अलर्ट किया कि मोस्ट वांटेड आतंकी बिहार में है और बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहा है। लेकिन आईबी और बिहार पुलिस जाल बिछाती तब तक देर हो चुकी थी। बोधगया में 9 धमाकों को अंजाम दिया जा चुका था। आईबी और बिहार पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी। आईबी को इंफॉर्मेशन मिली कि बोधगया धमाकों का मास्टरमाइंड भटकल अक्सर नेपाल आता जाता है। आईबी ने जाल बिछाया और आखिरकार यासीन भटकल को धर दबोचा। इन दोनों व्यक्तियों की बाद में पहचान मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल तथा असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी के रूप में की गई। इन दोनों का प्रोडक्शन सीजीएम मोतिहारी के न्यायालय में किया जा रहा है। मोतिहारी की अदालत ने भटकल को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। 15 लाख का इनाम था भटकल पर। बारह राज्यों की पुलिस बेसब्र है अब इसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए। पटना से ब्रिजेश मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया। तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, एनआईए और दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी भटकल पर इनाम रखा हुआ था। और इससे जब पूछा गया धमाकों के बारे में तो इसने कहा कि धमाके तो होते रहते हैं, यानी साफ तौर पर उसके तेवर अब भी काफी कड़े। उसे ट्रांजिट रिमांड पर आज दिल्ली लाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा। दिनेश, कब तक उम्मीद की जा रही है भटकल को लेकर आया जाएगा? और उससे भी बड़ी बात ये, जिस तरीके की जानकारी आई कि ये त्योहारों के सीजन में बड़े धमाकों को अंजाम देने की प्लानिंग के साथ आया था, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस पूछताछ में? देखिए अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि यासीन भटकल जो है उसको नेपाल से पकड़ा गया और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वहाँ से ये कहा जाए कि 1 हफ्ते पहले जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इनपुट्स मिले और 1 हफ्ता पहले से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको पिन पॉइंट किया, इसकी लोकेशन पिन पॉइंट की और नेपाल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर इसको वहाँ से पकड़ा गया। फिर भारत नेपाल बॉर्डर लाया गया और भारत नेपाल बॉर्डर पर जो है बिहार पुलिस को इसको सौंपा गया, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए बिहार पुलिस को गिरफ्तार किया। और फिर एनआईए ने कल ट्रांजिट रिमांड इसका लिया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और आज दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि ये दिल्ली पहुंच जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पर पटियाला में जो स्पेशल कोर्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, वहाँ पर पेश किया जाएगा। और सबसे पहले सेंट्रल एजेंसीज जो हैं जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, RAW और फिर बाकी एजेंसीज और बाकी राज्य, वो इससे पूछताछ करेंगे। अभी फिलहाल जो इससे इनिशियल एक तरह से कहा जाए कि पूछताछ क्वेश्चनिंग हुई है, उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरह से ये कहा जाए कि
एजेंसीज जो है अभी ज्यादा बातें जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो स्लीपर सेल्स हैं जो और आतंकी है उनको पकड़ना जरूरी है, वो ऑपरेशनल पार्ट है, इसीलिए बहुत एहतियात बरती जा रही है, उससे पूछताछ और इंट्रोगेशन जो सेंट्रल एजेंसीज अभी तक जो उन्होंने की है। इदती, शुक्रिया दिनेश। यासीन भटकल से पूछताछ की जा रही है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि किस तरीके से जो उसका नेटवर्क है, जो दरभंगा में इसने एक अपना नेटवर्क सेट किया हुआ है और तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पर भी इसके तार फैले हुए हैं, किस तरीके से उस नेटवर्क को तोड़ा जाए। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई जा रही है, देश में राहत की एक एहसास है, वहीं उसका परिवार क्या कह रहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। वो हमको इत्मीनान है कि वो बेकसूर है, अगर कसूरवार है तो अदालिया जिसे हम तौका करते हैं हमारे साथ पूरा इंसाफ हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसको इनकाउंटर नहीं किया गया, हम लोग समझे थे उसको इनकाउंटर किया गया है कि अभी उनको इतना मालूम हो गया कि मीडिया के जरिए वो जिंदा है और इंशाल्लाह अदालत में उसका फैसला होगा और अदालत से उम्मीद है कि उससे हमको इंसाफ हो। 7 साल पहले हम लोग दुबई में था, अच्छी खासी नौकरी थी, 7 साल गायब हो गया तो हम बहुत कोशिश की किधर गया, तो छोटी सी दुकान लगाया था तो लड़के पुलिस ने बोले घबराने की बात नहीं है, तो चेक का लफड़ा है, ऐसा बहुत होता है, आ जाएगा, हम इत्मीनान से अपने लिए आ जाएगा। इसके बाद मीडिया वालों ने उसका प्रचार शुरू कर दिया, सब बदनामी होगी तो पूरे गांव में हमारी, हालांकि हम बेकसूर थे। मेरे एक बेटे को भी दुबई से उठा के लेके गया, अच्छी खासी नौकरी उसकी थी और वो बेकसूर साबित हुई। और यासीन भटकल की बात अगर करें तो इंजीनियरिंग की थी उसने। यकीन करना मुश्किल होता है कि एक इंजीनियरिंग करने वाला शख्स कब आतंकी नेटवर्क में फंस गया, कुछ समझ में नहीं आता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने भटकल की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया है। जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा से आरपीएन सिंह ने की खास बातचीत। यासीन भटकल की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी। आरपीएन सिंह जी, बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यासीन भटकल की गिरफ्तारी से? हाँ बिल्कुल, देखिए 10 मोस्ट वांटेड में यासीन भटकल था और आईएम का को फाउंडर था, तो मैं समझ सकता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने पहले भी कहा था कि इस देश पर किसी ने भी आतंकी हमला किया है हम उनको गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाल में हमने टुंडा को गिरफ्तार किया, अब यासीन भटकल, और जिन लोगों ने भी आतंकी हमला इस देश पे किया है उन सबको गिरफ्तार करने के लिए हमारी सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, वो सारे कदम ये सरकार अवश्य उठाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर पिछले कई दिनों से, जब से ये बम धमाके हो रहे थे, पिछले कई वर्षों से सवाल उठाए जा रहे थे, तो ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो खासतौर पर, उसके सर पर यह सेहरा बनता है यासीन भटकल को गिरफ्तार करने का। सारे सेंट्रल एजेंसीज के मैं समझ सकता हूं, सेंट्रल एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें कामयाबी उनकी वजह से मिली है और मैं समझ सकता हूं आगे भी इसी तरह की कामयाबी मिलेगी और जिस सरजमी पे, हमारे सरजमी पे जो भी आतंकवादी हमले करेंगे उसका यही अंतिम तो यासीन भटकल तो पकड़ लिया गया है, लेकिन रियाज भटकल और इकबाल भटकल का क्या, जो इस समय पाकिस्तान में हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करने की होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम ने पेशी के लिए 15 दिन का और वक्त मांगा है। आपको याद होगा, नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे संत आसाराम पर जोधपुर पुलिस के अल्टीमेटम की मियाद आज खत्म हो रही है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए आज तक का वक्त दिया था, लेकिन अब उन्होंने 15 दिनों का और वक्त मांगा है। सवाल ये कि क्या जोधपुर पुलिस उन्हें मोहलत देगी या फिर गिरफ्तार करेगी। तो
तो आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने उन्हें 30 अगस्त तक पेश होकर बयान दर्ज कराने की मोहलत दी थी, जो कि आज खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या जोधपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे आसाराम के चेहरे पर जेल जाने का डर और झुंझलाहट दिखने लगी है। गिरफ्तारी की लटकती तलवार की अटकलों के बीच आसाराम बापू एक बार फिर मीडिया पर भड़क गए। गलत बात है, मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है, आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकीरी में आ जाऊं। और इशारों में कुछ लोगों पर निशाना भी साधा। भोपाल पहुंचे आसाराम ने एयरपोर्ट पर कहा कि ये सब मैडम और बेटे के इशारे पर हो रहा है। मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। आसाराम अब कहने लगे हैं कि वो जेल जाने को तैयार हैं। हालांकि जेल में उन्होंने अपने साथ साजिश का शक भी जताया है। जब ये साजिशें मैंने सुनी तो मैंने सोचा ये साजिश के तहत भेजेंगे और कुछ खिलाने पिलाने में ब्रेन ऐसा वैसा कर देंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। इस बीच जोधपुर पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया है। आसाराम को 30 अगस्त यानी शुक्रवार की शाम तक हर हालत में पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना है। ऐसा नहीं होने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। 30 अगस्त के बाद हम कोई समय और नहीं देंगे। अगर वो पेश नहीं होते हैं 30 को तो उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पुलिस के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस को हिदायत दी थी कि आसाराम के साथ कोई विशेष रियायत न बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आसाराम जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये बात और है कि बचने के लिए वो इमोशनल ड्रामा भी खेलते हैं और पॉलिटिकल दांव भी चलते हैं। सवाल ये कि उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 2G और कोल घोटाले के बाद अब मुक्का घोटाला। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Lady Diana, close to your heart. आज नहीं है ना, चलो निकलो। रुको चाची, क्यों लाला? आज इनके हिस्से का खाना तू अपने बच्चों को खिलाएगा? कितने लोग हैं? 5 है। कितना अनाज हुआ? हर एक का 5-5 किलो पकड़ के 25 किलो हो गया। और दाम? 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ और 1 रुपए किलो बाकी सारा सूखा। तो लाला, क्या तोलना भी मुझे पड़ेगा? तोल भाई। ये हक है इन गरीबों का। और एक बात, अंत्योदय अन्न योजना से गरीब परिवार को भी हर महीने 35 किलो राशन का हक मिलता है। तू तो क्या, कोई भी इसे छीन नहीं सकता, समझे? पिछले 9 सालों में किसानों की फसलों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, जिसके कारण पैदावार बढ़ी और उसके कारण सरकार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश ला पाई, क्योंकि ये वादा है सरकार का कि किसी को भी भूखे पेट न सोना पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को 5 जुलाई 2013 को स्वीकृति प्रदान की और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपनी खाद्य सुरक्षा का हक लीजिएगा जरूर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सर्वो डालो, जान डालो। सर्वो, a range of world-class lubricants from Indian Oil. एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी आप एक कड़ी है। वो आपके पहले थे, वो आपके बाद भी रहेंगे, क्योंकि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं सदियों के लिए। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। मुक्के में घोटाला, जी हां, चौंकी मत। यह आरोप लगाया है पटियाला में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग ट्रायल के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने
खिलाड़ियों ने कहा कि सिलेक्शन के नाम पर धांधली की गई है। हारने वाले खिलाड़ियों का भी सिलेक्शन किया गया है। इन बॉक्सर्स का तो ये भी आरोप है कि खिलाड़ियों ने रेफरी और कोच को महंगी गाड़ियां और पैसे देकर अपना सिलेक्शन करवाया। शिकायत करने वाले खिलाड़ियों में एशियन गेम्स मेडलिस्ट दिनेश कुमार भी हैं। सिस्टम जोड़ रखा है, कभी किसी कोच को स्पेशल कोच ने लड़के पढ़ रखे हैं, किसी कोच को गाड़ी दे रखी है, किसी को डॉलर देते हैं, किसी को मोबाइल देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। सबसे सिस्टम ये चला हुआ है यहाँ पे। मैं तो सरेआम सामने कहता हूँ, लड़का पकड़ लेते हैं कि हाँ मुझे इस लड़के से बेनिफिट है, तो उसके पैर दबाते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग कराते हैं, उसी के पैड कराते हैं। अपने पैसे लेने के चक्कर में हाँ भैया मेरा नाम लेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, और उसी के सिस्टम से जुड़े रहते हैं जितने भी कोच हैं यहाँ, एक दो को छोड़ के। जो मेरा सिलेक्शन काटा है ये सिर्फ एक सिफारिश या किसी लालच के कारण मेरा सिलेक्शन काटा है, क्योंकि जो जजेज बैठे थे उन्होंने भी मैं जिता रखा, मेरे को मैंने मालूम किया है किसी से, तो बोले कि जजों ने 500 जजों ने मैं जिता रखा हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन काटा है। और गेल के लिए बज गई है खतरे की घंटी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिंच ने T20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने 63 गेंदों में 156 रन बनाए। फिंच की पारी कितनी तूफानी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनकी इस पारी में 14 छक्के यानी 14 मैक्सिमम्स थे। इतना ही नहीं, T20 इतिहास का ये दूसरा सबसे तेज शतक था। T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले एरन फिंच पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। वैसे आईपीएल टीमों की नजर अब एरन फिंच पर होगी। पिछला सीजन उन्होंने पुणे के लिए खेला है। अब हो सकता है अगले सीजन में मुंबई की टीम भी उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दाम पर खरीदे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ध्यानचंद की कहानी। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी। देश की आजादी को अभी 11 साल बाकी थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए, तारीख आजादी की ही थी, 15 अगस्त। रचा जा रहा था इतिहास का वो अध्याय जिसके आखिर में हिंदुस्तान के मामूली सिपाही के आगे दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह को घुटने टेकने थे। इस तरफ ध्यानचंद, उस तरफ एडोल्फ हिटलर। और वाकई ध्यानचंद के जादू ने हिटलर को हैरान कर दिया। आइए आपको इतिहास में ले चले। 1936 का बर्लिन ओलंपिक। हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होना था। मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के कोच पंकज गुप्ता ड्रेसिंग रूम में आए, हाथ में कांग्रेस का झंडा जिसमें 3 रंगों के साथ चरखा हुआ करता था। खिलाड़ियों ने देश के झंडे को सलामी दी, एक स्वर में वंदे मातरम गाया। जर्मनी में जर्मनी को हराना आसान नहीं था। मैच जर्मनी के लिए कितना अहम था इसका अंदाजा इसी से लगता है कि अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए हिटलर खुद मौजूद था। खेल शुरू हुआ। हाफ टाइम तक भारत को सिर्फ 1-0 की बढ़त मिली हुई थी। सेकेंड हाफ में भारत के खिलाड़ियों की मुश्किल बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया गया। कहते हैं ग्राउंड स्टाफ ने हार टालने के लिए जानबूझकर मैदान को पानी से गीला कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फुर्ती दिखा रहे भारतीय खिलाड़ियों की रफ्तार थम जाए। औसत दर्जे के कपड़े के जूते पहने खिलाड़ियों को दौड़ने में दिक्कत आई। भारतीय कप्तान ध्यानचंद को जैसे ही महसूस हुआ कि गीले ग्राउंड पर दौड़ना मुश्किल है, उन्होंने झटपट जूते उतार फेंके। ध्यानचंद नंगे पांव जर्मनी की टीम से लोहा लेने लगे।
मैच खत्म हुआ तो नतीजा था 8-1। Final result was India 8, Germany 1. भारत ने जर्मनी को रौंद दिया। हिटलर से जर्मनी की हार देखी नहीं गई, वो मुकाबला छोड़कर बीच में ही जा चुका था। बिकॉज उसकी गेम देखते हुए जब गोल किया 8 और 9, 8-1 समथिंग इन द फाइनल, सो हिटलर मस्ट बी इम्प्रेस्ड। जैसे देख लो सिटिंग ओवर देयर, सो इसलिए लोग क्या उसको जादूगर बोलते थे। इसलिए जर्मनी का हिटलर जैसा बंदा भी है जो बंकर मैंने देखा जहाँ पे लास्ट सुसाइड कमिट किया जर्मनी में ही है। सो इसका मतलब ही मस्ट बी वेरी गुड। आई विश कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, लेकिन बाप हमारे फादर ने तो देखा है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जब हिटलर को भारत के करिश्माई खेल का पता चला तो उसने ध्यानचंद से मिलने की इच्छा जताई। ध्यानचंद को बुलावा आया, चांसलर कल सुबह मिलना चाहते हैं। पूरी रात ध्यानचंद को नींद नहीं आई। टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी यही हाल था। क्या पता हार की हताशा में